Hello dear students. So last time we were discussing about electric flux and we solved few numerical problems based on electric flux. Electric flux का बहुत एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है phi is equal to E dot S and sometimes you are given the electric field intensity vector, you are given the area vector and we can calculate electric flux by using dot product of electric field intensity E and area vector S. And one more problem was given. In that problem we had a closed surface and we had to calculate electric flux passing through that closed surface. So we divided that closed surface in three different surfaces and we use the concept of closed integration E dot ds is equal to दैट इज इक्वल टू फाई. ओके, वहाँ से अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया है. या फिर एक और प्रॉब्लम थी जिसमें बेसिकली आपको E की वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एरिया वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे रखी है, रिंग दे रखी है, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. और थीटा जो है बेसिकली वो आपको ध्यान में रखना है कि फाई इज इक्वल टू E डॉट S और फाई इज इक्वल टू ES कॉस थीटा. यहाँ पे जो थीटा होगा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल होगा. और ये एंगल आपको कैसे निकालना है वो बस आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो कोई भी आपकी जो सरफेस है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो वहां से आप सिंपल ज्योमेट्री को यूज करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस चैप्टर के अंदर अपन लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. और जनरली अपन फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं कि अपना जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, एक क्वांटा के फॉर्म में होता है. ये आपका जो सिंपल जो माइक्रोस्कोपिक जो आपके सिस्टम होते हैं उनके लिए, मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़े लार्ज लेवल पे अगर अपन बात करें और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपन कूलाम्स लॉ को यूज में करके अलग अलग हर पॉइंट चार्ज को के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, फिर उसका वेक्टर सम करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इसके लिए अपन गॉस लॉ यूज करेंगे. तो अपन चार्ज डेंसिटी का एक कंसेप्ट है जिसको अपन डिफाइन करने वाले हैं और उसको फिर गॉस लॉ की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले आज हम लोग गॉस लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं और गॉस लॉ को प्रूव करेंगे. और उसके बाद में फिर अपन अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन चार्ज डेंसिटी जो डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको भी आगे वाले पोर्शन में अपन लेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज गॉस लॉ. भाई गॉस लॉ क्या कहता है? तो फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. सो दिस इज गॉस लॉ. इसका स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर. तो गॉस लॉ क्या कहता है उसको अपन समझते हैं. देखिए, ये जो गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है ये हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए. जब भी गॉस लॉ की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज है, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस. और गॉस लॉ का बहुत छोटा सा सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको याद भी हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. फिर उसका अपन मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स according to Gauss law, first we are writing its statement. So what is the statement of Gauss law? अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और फटाक से लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि लिखोगे तो बहुत अच्छे से चीजें याद भी हो जाएगी. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the surface. ये एक इसका स्टेटमेंट है बहुत अच्छे से. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज फाई ई, दैट इज इक्वल टू, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स of the charge enclosed by the surface. Charge enclosed, इसको मैं लिखूंगा Q enclosed, or sometimes it is also written as phi E is equal to 1 upon epsilon naught summation Q. Here summation Q is net charge enclosed by the surface. For example, देखिए मेरे पास मान लीजिए कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है. इस सरफेस के अंदर एक मेरा चार्ज
ये प्लस क्यू है, इसके अंदर ये माइनस क्यू बाई टू है, दिस इज प्लस क्यू बाई टू, ये 3 चार्ज लोकेटेड है। अब इस क्लोज सरफेस से नेट पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, दैट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हियर समीशन क्यू इज व्हाट? नेट चार्ज enclosed by closed surface, enclosed by closed surface। उस क्लोज सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। मान लीजिए कि यहाँ पे अपने को गॉस लॉ एप्लीकेबल करना है, ये क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज है, ये अलग अलग चार्ज आपका इस टाइप से रखा हुआ है, और अपने को इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई वुड बी इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हियर समीशन क्यू इज व्हाट? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। नेट चार्ज आप कैसे निकालेंगे? समीशन क्यू, इसका समीशन कर लीजिए। देखिए दिस इज माय क्यू, दिस इज माइनस क्यू बाई टू, दिस इज प्लस क्यू बाई टू, इट गेट कैंसल्ड एंड फाइनली दिस इज, एक और भी ले सकते हैं, मान लीजिए कि एक 2q है, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी हो जाए, प्लस 2q ये लीजिए, मान लो ये। तो यहाँ से जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड आपका आएगा समीशन क्यू, this would be equal to what? Q plus 2q, it becomes 3q. So from here we can say phi E would be equal to summation q net charge enclosed by this closed surface, this is 3q upon epsilon naught। ये आपने गॉस लॉ अप्लाई कर लिया और इस क्लोज सरफेस से नेट जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप से ये अपन गॉस लॉ का ये बेसिक स्टेटमेंट है और इससे अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका एक और स्टेटमेंट है अदर फॉर्म में अपन इसको, तो ये एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीशन क्यू, एंड वेयर समीशन क्यू इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लीजिए कि फ्री स्पेस नहीं है, कुछ और अगर दूसरा मीडियम है जो चार्ज के एनक्लोज्ड है, तो उस केस में अपन फाई को लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीशन क्यू, एंड वेयर दिस एप्सिलॉन इज व्हाट? जो अपन ने कूलम्ब्स लॉ में यूज किया वैसे, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ उस मीडियम की हो जाएगी। और यहाँ अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई चारों तरफ जो आपका फ्री स्पेस है एयर है, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दिस इज गॉस लॉ का ये स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है इसका मैथमेटिकल फॉर्म और बहुत इजी है, इसको अपन अप्लाई भी करेंगे। इसका एक और स्टेटमेंट जो है वो अपन लिख रहे हैं कि एक और स्टेटमेंट इसका क्या होगा। देखिए इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं कि दिस इज फाई ई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज व्हाट? नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, और अपन ने पहले भी पढ़ा है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स है उसको मैं लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ये भी अपन लिख सकते हैं फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई को मैं लिख सकता हूं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो यहां से देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस। देखिए इसको जो है ई डॉट डी एस जो है, ये बेसिकली इसको वन बोलते हैं। दिस इज व्हाट? सरफेस इंटीग्रल, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज्ड सरफेस, ओवर क्लोज्ड सरफेस। तो यहां से अपन एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ, सरफेस इंटीग्रल किसका? सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये इसका एक और फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसको अपन फ्लक्स की जगह ये बोल सकते हैं कि आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। तो ये आपका गॉस लॉ का बेसिक जो है एक स्टेटमेंट है। एक चीज और है कि ये जो गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होगा केवल उस फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे ये अपन ने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। इसमें जो आपकी ई जो कूलम्ब्स लॉ से हमने ये देखा कि कूलम्ब्स का जो लॉ है वहां से आपका इनवर्स स्क्वायर का लॉ है। तो ये जो गॉस लॉ जो भी एप्लीकेबल होगा उस फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा विच
follows inverse square law. This is very very important fact which is, तो ये कुछ important facts है जो अपने को ध्यान में रखने हैं. ये कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल फॉर, ये वेक्टर फील्ड है सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस वेक्टर फील्ड के लिए एप्लीकेबल होगा, इज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर फील्ड विच फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ, मान लीजिए कि कूलाम्स लॉ है, उसकी डिपेंडेंस जो है उसके अंदर अपन ने देखा कि जो फोर्स होता है वो आपकी F इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अगर ये केस होता, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो इस केस में गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. केवल इनवर्स स्क्वायर के केस में गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा. तो ये चीज हमने गॉस लॉ से रिलेटेड देख ली है. कुछ और फैक्ट जो है वो गॉस लॉ से रिलेटेड हम देखते हैं कि गॉस लॉ से अपन किस टाइप से, देखिए गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो एक क्लोज सरफेस के लिए होता है. अब मान लीजिए कि गॉस लॉ से हमने देखा कि जो नेट फ्लक्स जो बेसिकली आ रहा है, वो नेट फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब मान लीजिए कि मेरी जो क्लोज सरफेस है उसकी साइज पे ये जो टोटल फ्लक्स है उससे पास होने वाला वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि समीशन, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये वाली है क्लोज सरफेस, इसके अंदर Q/2 माइनस Q/2, दिस इज Q, ये 3Q है, और एक मान लीजिए कि यहाँ पे ये बड़ी सरफेस, इसकी साइज बड़ी ले ली, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी टाइप से है, Q, ये आपका 3Q, ये माइनस Q/2. अब यहाँ पे भी अगर गॉस लॉ एप्लीकेबल करेंगे तो इस केस में भी जो आपका जो फाई आएगा, समीशन Q को देख लीजिए, माइनस Q बाई सबका सम करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस केस में भी यही आएगा. और इस केस के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, वो भी क्या आएगा, इसका अगर समीशन करेंगे तो ये भी आपका आएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो आपका जो नेट फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, उस क्लोज सरफेस की साइज पे डिपेंड नहीं करता. साइज कुछ भी हो, वो जो नेट फ्लक्स है किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है. इस सरफेस और इन दोनों सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज सेम है, इसलिए इन दोनों से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा. अब मान लीजिए कि लोकेशन चार्ज की कुछ हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये मान लीजिए कि 3Q यहां लोकेटेड है, ये Q यहां लोकेटेड है, उस केस में भी नेट चार्ज जो एनक्लोज्ड होगा वो तो 4Q ही रहेगा. यानी चार्ज की जो है सरफेस के अंदर चार्ज की लोकेशन पे भी ये डिपेंड नहीं करता है. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. और नेट चार्ज आपको देखिए हमेशा जब भी आप समीशन Q करें तो बस यही समीशन Q इसी टाइप से निकालना होता है. दिस इज Q प्लस Q/2 माइनस Q/2 प्लस 3Q, और यहां से आपका ये समीशन जो ये नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो आपका 4Q आ गया. तो ये नेट चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड आपको फाइंड आउट करना है. देखिए और एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो गॉस लॉ से रिलेटेड है वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सपोज ये क्यूब है, बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड अपन कुछ काफ़ी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, अलग अलग केसेस है, उसको भी स्टडी करेंगे. तो अगर आपकी जो सरफेस है वो सिमेट्रिकल है, कुछ इस टाइप से है, इसके सेंटर पे अपन ने Q चार्ज रख दिया. अब बताओ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा, phi E would be equal to summation Q. Summation Q मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस कितना है Q, दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये इस जो है क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए ये जो क्लोज सरफेस है इसमें 6 फेसेस है, ये क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं. देखिए ये भी आपका यहाँ से भी है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी. अगर आपसे इस केस में ये पूछें, ये इसके सेंटर पे लोकेटेड है, सिमेट्रिकल है, तो उस केस में किसी एक जो आपका फेस होगा उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, कितने टोटल फेसेस है, 6 फेसेस. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेस दैट वुड बी इक्वल टू phi E, क्या हो जाएगा, टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, टोटल 6 फेसेस है, तो हर एक से कितना होगा, दिस इज phi E फ्रॉम फेस, दिस इज इक्वल टू phi, ये आपका टोटल डिवाइडेड बाय 6. तो phi E पर फेस दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1/6. ये इस टाइप से ये टोटल, ये आपका ये टोटल इतना पास हो रहा है तो किसी एक फेस से इतना, हर एक फेस से इतना पास होगा. 6 से अपने डिवाइड कर दिया. अगर मान लीजिए कि कई बार ये आपका इस टाइप से मान लीजिए कि हेमिस्फेरिक दे रखा है
और इसके यहाँ पे जो सेंटर पे आपका Q चार्ज है। अब बताइए कि इस जो है हेमीस्फीयर से पास होने वाला आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अपने को अगर गॉस लॉ एप्लीकेबल करना है, मैंने आपको पहले ही बताया गॉस लॉ जो होता है क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो मैं इसको अज्यूम कर लूंगा कि इस पूरी सरफेस को अगर मैं मान लो इस टाइप से ज्वाइन कर लूं, देखिए ये एक कंप्लीट जो एक दूसरा हेमीस्फीयर मैंने अज्यूम कर दिया। अब ये क्लोज सरफेस बन गई है, ठीक। अब इस क्लोज जो सरफेस होगा, इस पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, दैट वुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए ऊपर का जितना पार्ट है उतना नीचे, दोनों सिमेट्रिकल है, तो आधे वाले पार्ट में से अगर इन दोनों, जितना ऊपर वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उतना नीचे से भी होगा, क्योंकि ये सेंटर पे लोकेटेड है। तो इस केस में अगर अपन देखें कि ये नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 Q। ये टोटल, और टोटल का अगर हाफ करेंगे तो ये आपका यहां से आएगा, ये फाई ई, ये टोटल आ गया, और ये फाई ई जो है ना लोअर हाफ जो पोर्शन है उससे पास होने वाला। तो इस टाइप से कई सारे केसेस है, अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पे काफी सारा डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे। ये गॉस लॉ से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम लोग ये डिस्कस हमने किया है। तो और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट, आपको जो गॉस लॉ है उसके अंदर बस यही ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अपन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो क्लोज सरफेस है उसका शेप क्या, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, वो केवल, और ये मान लीजिए कुछ इस टाइप का शेप ले लिया आपने, ये देख लीजिए ये एक शेप है, यहाँ पे भी ये Q/2, ये प्लस Q, ये लोकेटेड है, और ये मान लो अगर शेप ये है क्लोज सरफेस का, ये Q/2। तो दोनों ही केसेस में जो चार्ज एनक्लोज सेम है, तो इससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो भी दोनों केसेस में क्या रहेगा, आपका सेम होगा, क्योंकि ये आपकी जो सरफेस होगी उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता, उससे एनक्लोज जो चार्ज पे ही डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कोई मेरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से, ये क्लोज सरफेस है इस टाइप से, इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। उस केस में इससे पास होने वाला नेट जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इफ charge is not placed inside the closed surface then net flux passing through the closed surface is 0, क्योंकि ये बाहर से अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे जो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही इसमें एंटर कर रही है उतनी क्योंकि उससे बाहर जा रही है, इसलिए जो फाई टोटल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस केस को अपन ने पहले भी बताया है कि देखिए ये जो सरफेस है इससे तो कोई लिंक होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर है, और जब भी ये परपेंडिकुलर होते हैं तो 0 होता है। ये केस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सरफेस के लिए देखो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी इसकी ds की, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये डायरेक्शन है। इस केस में E और ds के बीच का एंगल क्या होगा, आपका 180 होगा, और फाई जो आप कैलकुलेट करेंगे E डॉट, ये आपका जो ds से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे E ds 180 आएगा, यानी ये जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस सरफेस से एंटर होने वाला जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव आएगा, और ये इससे आपका आउटगोइंग फ्लक्स है। इस केस में ये ds की डायरेक्शन भी ये है और E की डायरेक्शन भी ये है, तो इस केस में E डॉट ds cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनकमिंग जो फ्लक्स होगा, यदि किसी सरफेस के अंदर अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव एंड दिस आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स अगर किसी सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इफ इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, इससे अंदर कोई चार्ज तो आपका है नहीं। इस केस में इससे जो आपका पास होने वाला जो नेट जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अब अपन कूलाम्स लॉ का जो है प्रूफ जो है वो देख लेते हैं कि कूलाम्स लॉ को अपन किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल रहेगा, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ, यूजिंग कूलाम्स लॉ, गॉस लॉ का जो प्रूफ है। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इट इज लोकेटेड एट पॉइंट O, ओके, एंड लेट अस अज्यूम अ क्लोज्ड सरफेस, closed spherical surface having radius r and charge q at its center। ये मेरा पूरा का एक
ये इस क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस को मैंने अज्यूम कर लिया है और ये जो Q चार्ज है वो इसके सेंटर पे लोकेटेड है। ओके, दिस इज Q इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। मुझे यहाँ पे गॉस लॉ को प्रूव करना है। गॉस लॉ ये कहता है कि नेट किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो आपका समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है या 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिस्टम, यही अपने को करना है। तो हमने भी ये क्लोज सरफेस को अज्यूम कर लिया है और अब मुझे यही प्रूव करना है कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट आपका फ्लक्स होगा वो आपका समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ये इसका प्रूफ हो जाएगा। बस अपने को यही प्रूफ करना है कि फाई E इज इक्वल टू ये आपका आना चाहिए समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको अज्यूम करना है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a distance R is given by इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने कैलकुलेट की उसका जो मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू 1 KQ अपॉन R स्क्वायर या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई भी डिस्टेंस किसी भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक ये रेडियली आउटवर्ड्स होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये भी R डिस्टेंस है। तो R डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर या KQ अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो क्लोज सरफेस है इस क्लोज सरफेस के लिए मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ये आपका जो ds यहां अज्यूम कर रहा हूं, दिस एरिया एलिमेंट ds, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी है नॉर्मल आउटवर्ड्स। ये नॉर्मल आउटवर्ड्स, ये ds की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब मुझे इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अज्यूम एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अज्यूम एन स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑन क्लोज सरफेस एंड नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एंटायर क्लोज सरफेस वुड बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। उसका अपन इस पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू closed surface that is phi E is equal to close integration of E dot ds. ओके, और इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे देखिए ये E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए E और ds के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो E डॉट ds इट कैन बी रिटन एज क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0। ओके, एंड और वी कैन से फाई E वुड बी इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, सारे कोई भी अगर आपका यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट लेंगे तो E की वैल्यू कांस्टेंट, इसलिए इसको मैंने बाहर लिख दिया E क्लोज इंटीग्रेशन ds। ये जो क्लोज इंटीग्रेशन जो आपका ds है नहीं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को सबको अगर अपन ऐड करेंगे तो इस पूरी जो आपकी स्पेरिकल सरफेस का पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये जो आपका स्पेरिकल सरफेस की रेडियस r है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो क्लोज इंटीग्रेशन ds दिस वुड बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। और वी कैलकुलेट फ्रॉम हियर दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से अपन देख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू दिस इज E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिंस close integration ds is equal to what 4 pi r square. What is the value of E? Since E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square, therefore phi E would be equal to E की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square multiplied by 4 pi r square. 4 pi and 4 pi get cancelled, r square and r square get cancelled. This is equal to Q upon epsilon naught. तो यहां से अपन देख सकते हैं कि जो फाई E की वैल्यू आई है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इज व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। सो फ्रॉम हियर दिस गॉस लॉ is proved that net flux passing through a closed surface is equal to net charge enclosed by the closed surface multiplied by 1 upon epsilon naught. तो यहां से अपन इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिक प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये बहुत इजी है।
नेक्स्ट में अपन कुछ गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। ओके।